हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ना है। हम लोग ने इसके पहले रेस्पिरेशन को पढ़ा था और ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को समझा था। आज हम लोगों को पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि ह्यूमन में श्वसन तंत्र कैसे काम करता है। तो जैसे कि बात यहाँ पर सिस्टम की हो रही है तो इसमें ऑर्गन भी होंगे जो ये सिस्टम बना रहे हैं। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन होते हैं इसमें। तो सबसे पहला ऑर्गन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल की जो हिंदी होती है वो होती है नासाद्वार। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, नासाद्वार का मतलब नाक के वो छिद्र जिससे वायु अंदर जाती है। सेकेंड जो ऑर्गन होता है हमारा वो होता है नेजल पैसेज, जिसको हम लोग बोलते हैं नासाद्वार। यानी कि वो पूरा पैसेज, यानी कि वो पूरा आप देख सकते हैं एक तरह से पूरा पैसेज जो हम लोग देख रहे हैं। जब हम लोग सांस अंदर लेंगे तो आप देखते होंगे जब हम इनहेलेशन करते हैं तो सांस जब अंदर जाती है तो जिस रास्ते से जा रही है यानी कि जिस द्वार से जा रही है वो होता है नासाद्वार यानी कि नेजल पैसेज। फिर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है हमारा राइट और लेफ्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स ही मेन है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। फिर आता है हमारा फोर्थ नंबर ब्रोंकाई का। ब्रोंकाई यानी श्वासनली होती है। फिर ब्रोंकाई जो होती है वो आगे जाके बाइफरकेट हो जाती है जिसको हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, यानी कि श्वसनिकाएं। और ब्रोंकियोल्स भी आगे जाके फेफड़ों में जब और भी बाइफरकेट यानी कि और भी कई सारे उनके भाग होते हैं तब वो बनाती हैं एल्वियोलाई यानी कि कुपिकाएं। तो ये इतने सारे पार्ट्स होते हैं यानी इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं और वो सिस्टम हमारा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में हम लोगों को समझना क्या है, बहुत ही छोटा सा ये पैसेज है या ये आप कह लीजिए टॉपिक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जितना सरल था उससे ही कहीं ज्यादा सरल ये है। इसके आगे आप लोगों को पढ़ना है संवहन परिवहन यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो पौधों में अलग है और ह्यूमंस में अलग है, उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। फिलहाल अभी हम लोगों को देखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहली बात तो ये दोनों फेफड़ों की बात आती है। ये दोनों फेफड़े बनाने में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और बना देते हैं। ये बनाना कैसे है आपको, तो ये हम पहले ही बना चुके हैं लेकिन आप लोगों को हम फिर से बता दे रहे हैं। इसको हमें इस शेप में बनाना रहता है, थोड़ा इस शेप में बनता है ये। और आप देख रहे होंगे साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये वाला लंग्स जो है वो ये वाला लंग्स से बड़ा है और ये एक्चुअली में होता है यानी कि ये हमारा है लेफ्ट लंग यानी कि बायां फेफड़ा है और ये हमारा है राइट लंग यानी कि दायां फेफड़ा है। तो जो हमारा बायां फेफड़ा होता है वो दाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि दायां फेफड़ा जो होगा वो हमारा छोटा होगा और जो बायां फेफड़ा होगा वो हमारा बड़ा होगा। अब इसकी मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि समझ लेते हैं कैसी होती है। तो इसकी सबसे सिंपल सी क्रियाविधि है, आप अपने आप को ऑब्जर्व कर लीजिए। जब भी हम सांस अंदर लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं निःश्वसन यानी कि इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब जो हेल कर रहे हैं हम लोग इनहेल करते हैं ना, इनहेलर आता है जब नाक वगैरह बंद हो जाती है तो इनहेल का मतलब होता है सांस को अंदर लेना। तो इनहेलेशन के समय यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी सांस जो होती है वो नासाद्वार यानी कि ये जो नॉस्ट्रिल्स हैं इनके थ्रू अंदर जाती है वायु, और इन वायु के साथ कई सारे धूल के कण होते हैं। तो हमारे नाक के अंदर आप लोग देखते होंगे छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो इन धूल के कणों को अपने पास चिपका लेता है। और इन धूल के कणों में इन नाक में जो धूल के कण जब चिपकते हैं जिन रोयों से, उनमें म्यूकस यानी कि श्लेष्मा चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे जो भी धूल के कण होते हैं वो सब चिपक जाते हैं। तो वो चिपक जाने के बाद क्या होता है, वो धूल के कण हमारे अंदर लंग्स में नहीं एंट्री कर पाते हैं। तो नॉस्ट्रिल से जब हम एयर को इनहेल करते हैं यानी कि अंदर की तरफ लेते हैं तो नेजल पैसेज यानी कि नासाद्वार से होते हुए हमारे कहाँ पहुंचती है, वो श्वासनली में। ये हमारी पूरी श्वासनली। इसको ये पोर्शन जो है इसको हम लोग ग्रसनी भी बोलते हैं। ग्रासनली हम लोगों ने पढ़ा था, एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये ग्रसनी का ही पोर्शन होता है, इसमें ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस पाया जाता है, ढक्कन पाया जाता है। और ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस करता क्या है, जो हमारे मुंह से इस समय आवाज जो निकल रही है कंठ से, तो ये मेन ये सिरा होता है, यहाँ पे एक ग्रसनी पाई जाती है। और इस सिरे में होता क्या है, ये जो ग्लॉटिस होती है यानी घंटी नुमा जो संरचना होती है ये ढकी हुई रहती है। और जब ये हटती है जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये हट जाती है और फिर जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसके बाद ये उतनी ही देर में ये फिर से ढक देती है उसको। तो इतनी ही देर में ये ढकने का और खोलने का काम करती है जिससे वायु अंदर जा सके और जो एक्सहेलेशन हो यानी कि जब हम बाहर सांस निकाल ले छोड़ें तो उससे जो वायु है वो बाहर निकल सके। तो अंदर जाने के लिए वायु को और बाहर आने के लिए ये ढक्कन हटता है और रखा जाता है।
कभी कभी क्या होता है कि खाते समय या कभी कभी होता है कि हमें खांसी आ जाती है। तो वो क्यों आ जाती है? वो इसलिए आ जाती है क्योंकि जब ये ढक्कन होता है हमारा, तो कभी कभी जब खाना खा रहे होते हैं या हम किसी से बात कर रहे होते हैं और अचानक से हमें खांसी आ जाती है, तो ये जो ढक्कन होता है, ये ढक्कन क्या होता है, ये ढक्कन कभी कभी नहीं हट पाता है और हम बिना सांस रोके, जैसे हम लोग जब बोलते हैं तो सांस जो होती है वो रुकी रहती है, वो बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग उसको नहीं रोक सकते हैं। तो सांस हम लोग बीच बीच में लेते रहते हैं। इसी वजह से क्या होता है, ये जब सांस अंदर और बाहर पूरी तरह से इसका एक्सहेलेशन और इंस्पिरेशन यानी कि पूरी तरह से श्वसन जब नहीं हो पाता है, तो ये ढक्कन क्या होता है, एक जगह पे स्थिर हो जाता है, जिससे जो है सांस फूलने लगती है और उसी वजह से हमारी जो खांसी है या खाना खाते समय खांसी में आ जाती है। तो ये हुई हमारी बात खांसी आने की। तो फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो नेजल पैसेज से यानी कि नॉस्ट्रल से वायु जब अंदर गई तो नेजल पैसेज के थ्रू होते हुए हमारे ब्रोंकाई यानी कि श्वास नली में पहुंच गई। श्वास नली जो होती है वो एक्चुअली में कंठ का पूरा भाग होती है और फेफड़े जो होते हैं वो हमारे इस तरह यहाँ सीने के पास होते हैं। तो श्वास नली और जो हार्ट होता है हमारा वो इन दोनों लंग्स के बीच में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ, मतलब इधर की तरफ होता है पर थोड़ा इन दोनों के बीच में होता है। वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो श्वास नली यानी ब्रोंकाई जो होती है वो, उसमें क्या होता है, ब्रोंकाई में एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें इस तरह से सी के शेप की उपास्थि पाई जाती है, ना कि अस्थि पाई जाती है। तो ये जो उपास्थियां होती हैं ये किसकी बनी हुई होती है, ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है। कार्टिलेज की बनी हुई सी के आकार की उपास्थि होती है जो कि बहुत ही लचीली हड्डी होती है। और ये लचीली हड्डी कहाँ पाई जाती है, हमारे ब्रोंकाई में पाई जाती है। और ब्रोंकाई जो होती है फिर आगे जाके दोनों लंग्स में बाइफरकेट हो जाती है। बाइफरकेट का मतलब होता है दो भागों में बढ़ जाना या टूट जाना। तो जो श्वास नली जब आगे जाके दो भागों में टूट जाएगी तब मैंने इसको डिनोट किया है ब्रोंकियोल्स यानी कि श्वसनिकाओं के नाम से। तो ये ब्रोंकियोल्स बन जाते हैं और ये ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं, ये दोनों हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, जिससे वायु जो होगी हमारे दोनों फेफड़ों में चली जाएगी। जब हम दोनों वायु हमारे फेफड़ों में चली जाती है तो लेफ्ट लंग में चली जाएगी, फिर थोड़ी राइट लंग में चली जाएगी। फिर क्या होता है, ये यहाँ पर श्वसनिकाएं जाकर के और परकेट हो जाती हैं, यानी कि और कई भागों में बढ़ जाती हैं। और जब ये ब्रोंकियोल्स और भागों में बढ़ जाती हैं तो क्या होता है, इनसे कई सारी शाखाएं और इनके ऊपर आप देख रहे हैं राउंड टाइप्स के स्ट्रक्चर आ रहे हैं। ये राउंड स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें एल्वियोलाई बोलते हैं। अब एल्वियोलाई क्या करते हैं, एल्वियोलाई का मेन फंक्शन क्या है, ये कई बार इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया भी है एग्जाम वगैरह में। एल्वियोलाई का मेन फंक्शन ये है कि जो ऑक्सीजन और CO2 को का आदान प्रदान करना इनका काम होता है। यानी कि जो हम एयर लेते हैं तो जो ऑक्सीजनेटेड एयर होती है वो हमारे ब्लड के साथ मिलकर के पूरे शरीर में पहुंच जाती है, और जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो हम एक्सहेल कर देते हैं, किसी तरह से बाहर निकल जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान है, यानी कि ऑक्सीजन का रुधिर के साथ मिलना और कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो गैस है उसका बाहर निकलना, ये काम मेन करती है कौन, एल्वियोलाई यानी कि कोशिकाएं। तो ये मेन फंक्शन है कोशिकाओं का और यही एक इंपॉर्टेंट ऐसा फंक्शन है और ये कई बार हमारे एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये एल्वियोलाई हो गया हमारा, ये पूरा हमारा फिगर हो गया। तो एल्वियोलाई हो गया, फिर उसके नीचे ये एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसको हमने डायफ्राम लिखा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायफ्राम? सो द डायफ्राम इज द मेन फंक्शन टू सपोर्टिव ऑर्गन ऑफ द लंग्स, यानी दोनों लंग्स को हमारे जो सपोर्ट करते हैं वो कौन है, वो हमारा डायफ्राम है। तो डायफ्राम जो होता है वो सपोर्ट करता है और ये करता क्या है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन में भी हेल्प करता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं, आप देख लीजिए इस समय सांस हम जब अंदर लेंगे तो हमारा जो डायफ्राम होता है वो जैसे अंदर से हमको लगता है कुछ सिकुड़ रहा है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं यानी एक्सहेल करते हैं तो कुछ रिलैक्सेशन होता है। तो ये जो डायफ्राम होता है ये ऊपर नीचे हुआ करता है। तो ये डायफ्राम का क्या काम वर्क होता है, ये डायफ्राम जो होता है ये हमारे लंग्स को सपोर्ट देता है, प्लस जब हम एक्सहेलेशन और इनहेलेशन करते हैं तो ये मूवमेंट करता है। यानी कि जब हम इनहेलेशन यानी कि जब सांस अंदर लेंगे तो डायफ्राम जो होते हैं वो हमारे सिकुड़ जाते हैं, और जब हम एक्सहेलेशन लेते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं यानी कि जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ये हमारे डायफ्राम बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं। तो ये मेन फंक्शन हो गया और ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये है सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बना रहे हैं। ये बात याद रखिए कि जितने भी अंग होंगे वही तंत्र बनाएंगे, और जो तंत्र होता है वो वर्क करता है, यानी एक ह्यूमन बॉडी को या एक ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्प करता है। आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो, जहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।